हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करने जा रहे हैं कृतिका का पार्ट 3, साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। आइए शुरू करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, साना साना मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ये एक प्रार्थना है जो लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। ठीक है, किससे सीखी थी? एक नेपाली युवती से ये प्रार्थना सीखी थी। देखिए, लेखिका अपने बारे में बता रही है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ढलान लेती तिराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। देखिए, लेखिका इस समय जो सिक्किम है, सिक्किम की यात्रा का वर्णन करती है और सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटोक, वो उस शहर में रात को बैठी है और आसमान की तरफ देखती है और उसे दिखाई देता है जैसे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। वो उस गैंगटोक अर्थात उस शहर की बात कर रही थी जो सिक्किम राज्य की राजधानी थी। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर, सुबह शाम शाम रात। और वो इस गैंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती है। अर्थात वो कहती है कि यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती हैं। और वो रहस्य में ही सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन, सम्मोहन मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, रुक गया था, अर्थहीन था, बेमतलब था। मेरी चेतना चेतना होश, मेरा आसपास, मेरे बाहर भीतर सब कुछ शून्य था अर्थात शांत था। अतीन्द्रिया मतलब इंद्रिया, जो हमारी इंद्रिया होती है उससे परे, उसके ज्ञान में भी ना हो। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, मतलब वो उस खूबसूरत रात के सम्मोहन में समा गई थी। अर्थात उसे अपने आसपास कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था, वो उसमें डूब चुकी थी। देखिए, धीरे धीरे एक उजास, उजास क्या होता है? उजाला, प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा अर्थात सुबह होने लगी। एक प्रार्थना होठों के छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तुमरो कोसली। देखिए, एक प्रार्थना है। इस पंक्ति का अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। देखिए, एक कविता है जो लेखिका ने उसी दिन सुबह मैंने एक नेपाली युवती से सीखी थी। देखिए, सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिख जाती है। कंचनजंगा ये पर्वत की चोटी है, ठीक है, वहां पर जो सिक्किम की तरफ है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। देखिए, एक तो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और ये भारत में कंचनजंगा बहुत ही मतलब तीसरी, हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी मानी जाती है कंचनजंगा। मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट, कपाट अर्थात दरवाजे, ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रहे, अर्थात बहुत सारी धुंध और बर्फ थी। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, अर्थात वहां से कंचनजंगा चोटी नहीं दिखा रही थी। पर सामने ही रकम रकम मतलब अलग अलग रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आई हूँ। देखिए, बहरहाल फिलहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। गैंगटोक कितनी दूरी पर था यूमथांग से? 149 किलोमीटर। यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, ड्राइवर मतलब वो ड्राइवर भी था और गाइड भी था, अर्थात वो सारी की सारी जो वहां की यात्रा उसके बारे में ज्ञान कौन दे रहा था लेखिका को? जितेन नार्गे। ध्यान रखें, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लग जाती है। देखिए, लेखिका बड़ी ही उत्साहित है।
युमथांग जाने के लिए, क्योंकि वहां उसने सुना था कि वहां बहुत सारी बर्फ मिलती है और वो उस बर्फ को देखने के लिए ही बड़ी उत्साहित है और बच्चे की तरह पूछती है क्या वहां पर बर्फ मिलेगी। चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, पाइन क्या है, पेड़ों की प्रजाति है जो बर्फीले इलाकों में होती है। ठीक है, उसके पेड़ क्या होते हैं, पत्ते कैसे होते हैं, नुकीले तरह। पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। देखिए, उन्होंने देखा कि जब रास्ते में वो युमथांग जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में देखा सफेद सफेद बौद्ध, मतलब बौद्ध बौद्ध इलाका था, वहां पर बौद्ध बौद्ध मान्यता ज्यादा थी, बौद्ध को धर्म मानने वाले ज्यादा हैं वहां पर। तो वहां पर क्या था, सफेद सफेद रंग की पताकाएं अर्थात झंडे लहराए हुए थे, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं। इन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। नारगी, नारगी कौन था, जितेन नारगी ड्राइवर। यह बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट अर्थात बुद्ध का जो धर्म है, धर्म जो है बौद्ध धर्म, उसके मानने वाले की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 सफेद पताकाएं फहरा दी जाती है। कितनी, 108 सफेद। ध्यान रखें, किसकी मृत्यु पर, बुद्धिस्ट की मृत्यु पर। ठीक है, और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है। और कई बार तो कोई भी जब नया कार्य शुरू होता है तो रंगीन पताकाएं लगा जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा है, मेरी नज़र उसकी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती मतलब डगमगाती, ऊंचे नीचे जब होते हैं ना रास्ते, तो जीप आगे बढ़ रही थी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बोला, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टोक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। देखिए कहाँ पर हुई थी गाइड फिल्म की शूटिंग, कवि लोंगस्टोक में। किसकी हुई थी, गाइड फिल्म की। ध्यान रखें, तिब्बत के चीसखे बमसन निल्योचाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यहाँ एक पत्थर भी स्मारक के रूप में। देखिए, लेपचा और भूटिया सिक्किम की दो जातियां हैं, स्थानीय जातियां, इनके बीच बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। तो यहीं पर इन दोनों के बीच क्या हुई थी, सुलह हुई थी, संधि हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। तो लेखिका पूछती है, नार्गे यह क्या है? तो कहता है, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद आज देश की आत्मा एक जैसी है। अर्थात आज उनको, लेखिका को यह देखकर लगा कि आज भी पूरे देश में, पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। चाहे वो पूरे देश का कोई भी हिस्सा हो, आप कहीं भी चले जाएं, लोगों की मान्यताएं आज भी वैसी ही है। देखिए, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे और परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली उछल हो रहे थे। अर्थात वो अब ऐसी जगह प्रवेश कर रहे थे, ऊंचाई की तरफ, जहां पर अब व्यक्ति दिखाई देने बंद हो गए थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, शंकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहे थे जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते जा रहे हैं। देखिए, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गाना तो सभी बच्चों ने सुना ही होगा। बड़ा ही दिल उनका खुश हो जाता है और खुश होकर वो गाना लग जाते हैं। आप भी गाइए, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, शांत थी, किसी ऋषि की तरह शांत। मैं इन सभी दृश्यों को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। जीप की खिड़की से मुंड की अर्थात सिर
निकाल निकाल कर कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, झरनों को देखती, तो कभी नीचे नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ है? सिक्किम के अंदर तीस्ता नदी है। सिल्लीगुड़ी से हमारे साथ भी तीस्ता नदी चल रही थी। ऐसी खूबसूरत नदी मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं बहुत पुलकित थी, रोमांचित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी और मैं उड़ लेना चाहती थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देना चाही। तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, फेन मतलब झरना। उसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगी। सब कुछ लोग उसमें मतलब उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने में मशगूल मतलब व्यस्त थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त क्या होता है? शापित, जिसको श्राप मिला हो। राजकुमारी से सी मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। आप महसूस कर सकते हो कि जब कभी आप बिल्कुल शांत में, जहाँ चारों तरफ हरियाली हो, और आप जब किसी नदी के किनारे पत्थरों पर बैठकर उसमें पांव देकर बैठें और शांत बिल्कुल आंखें बंद कर कर बैठ जाएं, तो शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो उससे खूबसूरत होगी। उस दिन आपका दिल इतना खुश होगा, शायद आप महसूस कर पाएं कि असल जिंदगी क्या है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं भी स्वयं भी देश और काल की सरहदों, सीमाओं से दूर बहती धारा बन बहने लगूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं मतलब बुरी जो हमारी इच्छाएं हैं, भाव हैं, इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि ऐसे ही अनंत समय तक बहती रहूं, सुनती रहूं इसको पुकार के, और मैं इसी में ऐसे ही बैठी रहूं। और तभी जितेन बोलता है, मैडम आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, अभी क्या है। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीला। कहती है कि जो पर्वत है वहाँ कहीं हरे रंग के चादर लिपटी हुई है, तो कहीं हल्के पीलेपन की। ठीक है, देखते ही देखते सारे दृश्य हमारी आंखों से गायब हो गए, सब कुछ बदल गया।